जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन हालातों को अपनी ताकत और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना और विजयी होना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए, ऐसी ही कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बाबूलाल को सब गांव में बाबू मोची के नाम से जानते थे। बाबूलाल मोची का काम करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। उसके दो बच्चे थे, शीतल और विक्रम। बाबूलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों। घर में खाने पीने का अभाव होने के बावजूद भी बाबूलाल की आंखें अपने बेटे को लेकर बड़ा सपना देखती थी। एक बार हमारा विक्रम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो हमारे सारे संकट कट जाएंगे। पहले घर के दाल आटे की चिंता करो, बच्चों को तो तब पढ़ाओगे। मोची हो, कोई सरकारी अफसर नहीं हो जो तुम्हारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा। मोची का बेटा मोची ही बनेगा। विक्रम बाहर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, माँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। प्रेमलता दुखी होते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हारे पिताजी की एक आने की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए कोई सब्जी नहीं बनाई। आज रोटी पानी में भिगो कर ही खा लो, कल सब्जी बना दूंगी। विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, माँ, कल भी मैंने पानी में ही भिगोकर रोटी खाई थी और आज भी आपने सब्जी नहीं बनाई, मुझे नहीं खानी रोटी। बाबूलाल विक्रम के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, मजदूर आदमी हूं, कभी आमदनी होती है कभी नहीं, इसीलिए ही तो चाहता हूं कि तुम पढ़ो लिखो और अफसर बनो। समय गुजरने लगा। विक्रम की 12वीं की परीक्षा थी। विक्रम ने दिन रात परीक्षाओं की तैयारी करी, लेकिन बोर्ड की फीस जमा न करने के लिए बाबूलाल पैसे नहीं जुटा पाया। बाबूलाल की चिंता बढ़ने लगी। ऊपर से शीतल की शादी भी पक्की हो चुकी थी। अगले महीने उसकी शादी भी करनी थी। प्रेमलता गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ से लाओगे विक्रम की बोर्ड की फीस? अभी तो शीतल के दहेज के लिए भी कुछ नहीं जुटा पाए। मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाकर उसे काम पर बिठा दीजिए। 4 पैसे कमा कर लाएगा, कुछ तो सहारा लगेगा। तुम्हें क्या हो गया प्रेमलता? तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती हो? एक बार विक्रम नौकरी चढ़ जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सुनो, एक बात कहूं, तुम्हारी माँ की निशानी जो कानों के बूंदे तुम्हारे पास हैं, वो तुम मुझे दे दो। उन्हें बेचकर विक्रम की फीस दे दूंगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे लिए इनसे अच्छे बूंदे बन जाएंगे। प्रेमलता रोने लगी और बोली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सोचा था बेटी को शादी में दे दूंगी, अगर उन्हें बेचकर विक्रम की फीस चली जाए तो दे दो। आखिर ये किस दिन काम आएंगे? बाबूलाल ने प्रेमलता के बूंदे बेचकर विक्रम की फीस जमा कर दी। फीस तो जमा हो गई। अब परीक्षा के दिन नजदीक थे और शीतल की शादी भी। बाबूलाल को बहुत चिंता होने लगी। उधर विक्रम का पूरा ध्यान भी अपनी बड़ी बहन की शादी पर था। शादी की घड़ी नजदीक आ गई। लड़के का पिता रामदास बोला, समधी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम लड़के के लिए एक अच्छी सी मोटरसाइकिल तो दी होती। ना तो बारातियों के लिए अच्छा खाना है और ना ही दान दहेज। मुझे लगता है मुझे यह बारात वापस ले जानी पड़ेगी। अरे नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। दरअसल बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो गया। आप चिंता ना करें, यह शादी हो जाने दीजिए। मैं धीरे धीरे आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूं, मेरी लाज रख लीजिए। रामदास ने शीतल को अपनी बहू बनाकर ले तो गया, लेकिन वो लोग शीतल को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसका पति उसके साथ मोटरसाइकिल के लिए रोज मारपीट करने लगा। विक्रम दिन रात अपने पिता की बेबसी को महसूस करता रहा। अगर उसके पिताजी के पास पैसा होता तो आज उसकी बहन दुखी ना होती। कुछ दिनों बाद उसकी 12वीं की परीक्षा भी हो गई। बाबूलाल बहुत खुश था कि अब उसका बेटा 12वीं में पास हो जाएगा। अरे बाबूलाल, जरा मेरा जूता तो सिलना। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुश कैसे ना होऊंगा भाई, आज मेरे विक्रम का रिजल्ट आ रहा है। वो पास होगा, उसके बाद मैं उसे आईपीएस अफसर बनाऊंगा। पड़ोसी हंसता हुआ बोला, मोची का बेटा आईपीएस अफसर? लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख रहे हो। बाबूलाल के चेहरे पर एक तेज था। वो बोला, जिस दिन मेरा बेटा आईपीएस अफसर बनेगा, देखना तुम जैसों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन विक्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसकी सहपाठी मंदिरा बोली, विक्रम, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें नहीं पता मंदिरा, आज रिजल्ट आ रहा है। मंदिरा मुस्कुराते हुए बोली, तभी तो पूछ रही हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है? मंदिरा, डर लग रहा है।
पिताजी ने माँ के बूंदे बेचकर मेरी फीस चुका दी। मेरी पढ़ाई के लिए दीदी को दहेज भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? मंदिरा उसे समझाते हुए बोली। सब ठीक होगा विक्रम, खुद पर भरोसा रखो। अरे वो देखो, शायद लिस्ट लग गई है। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। मंदिरा ने लिस्ट देखी तो विक्रम फेल था। विक्रम की धड़कनें बढ़ रही थी। वो बेसब्री से मंदिरा का इंतजार करने लगा। मंदिरा आई और बोली, विक्रम, यकीन ही नहीं होता कि तुम पास नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है विक्रम? तुम फेल फेल हो गए हो। विक्रम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या कह रही हो मंदिरा? मैं फेल हो गया? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो रोने लगा। घर पर बाबूलाल और प्रेमलता बड़ी उम्मीदों से खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम की सूजी आंखें और लटके हुए मुंह को देखकर वो जान गए कि उनका विक्रम फेल हो गया है। वो बेचारे दोनों अपना माथा पकड़कर बैठ गए। पड़ोसी आस लगाए बैठे थे कि बाबू मोची के घर से कब खबर आए कि उसका बेटा पास हो गया है। अरे बाबू मोची, क्या चुपचाप ही खुशी मना रहे हो? लड्डू नहीं बांटे? बेटा पास होकर आईपीएस अफसर बनने की तैयारी करेगा। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम तो। रिजल्ट आ गया और कुछ बताया भी नहीं। क्या रहा, विक्रम पास हुआ या फेल? अब बेचारा बाबूलाल क्या कहे, किसी को क्या बताए कि उसका बेटा फेल हो गया है। उसकी चुप्पी देखकर सब समझ गए कि उसका बेटा फेल हो गया है। बड़ा आया था अफसर बनाने, बेटा तो 12वीं में फेल हो गया है। बाबूलाल किसी के सामने नजर नहीं उठा पाया, लेकिन बाबूलाल ने हिम्मत नहीं हारी। विक्रम से उन्होंने कुछ नहीं कहा। डर था कि कहीं बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बेटा जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो। मुझे यकीन है तुम पास जरूर हो जाओगे। विक्रम ने आंसू पोंछते हुए कहा। पिताजी, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? जीजा जी आए दिन दीदी के साथ दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं। मैंने सरपंच से बात कर ली है, कुछ दिन के लिए ब्याज पर पैसे ले लूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा बेटा, मेरा सपना पूरा करना होगा। विक्रम ने फिर से 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसके मन में पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाने का जुनून पैदा हो गया था। उसने 12वीं की पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी, लेकिन अब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वो स्कूल की छुट्टी करके मेहनत मजदूरी करने लगा। उसे लगा कि उसके पिताजी इस तरह तो कर्ज में डूब जाएंगे और उसकी बहन को कभी मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भी काम करके उनकी पैसों से मदद करूं। एक दिन स्कूल जाते समय मंदिरा की नजर मजदूरी करते हुए विक्रम पर पड़ी। मंदिरा उसे देखकर चौंकते हुए बोली, विक्रम, तुम यहाँ और मजदूरी? मैं भी कहूँ 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? पढ़ाई छोड़कर क्या मजदूरी ही करनी है? विक्रम आंखें झुकाता हुआ बोला, मंदिरा, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए ब्याज पर पैसा लिया है, ऊपर से जीजा जी को बुलेट चाहिए। आखिर पिताजी कहाँ से चुकाएंगे? मैं बीच में स्कूल से छुट्टी करके मजदूरी कर रहा हूँ, ताकि कुछ पैसे जोड़कर पिताजी का कर्ज चुका सकूं। अब तुम ही बताओ, अपनी पढ़ाई के लिए मैं अपने पिताजी और दीदी की आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ? तुम बहुत अच्छे हो विक्रम, लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान देना, वरना फिर से 12वीं में फेल हो जाओगे। ये कहकर मंदिरा चली गई। दोबारा परीक्षा आई। विक्रम ने परीक्षा दी और नतीजा, विक्रम फिर से फेल हो गया। इस बार बाबूलाल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक डंडा उठाया और विक्रम को पीटना शुरू कर दिया। प्रेमलता बाबूलाल को रोकते हुए बोली, रुक भी जाओ, अब क्या जान ही ले लोगे इसकी? बाबूलाल रोते हुए बोला, इसके लिए मैंने दुनिया भर का कर्ज सर पर रख लिया, अपनी बेटी की परवाह नहीं की, लेकिन इसे मेरी कोई परवाह नहीं। पड़ोसी सुनेंगे तो फिर से मेरा मजाक बनाएंगे। मैं क्या करूं? नालायक, निकल जा इस घर से। विक्रम ने रोते हुए अपने कमाए हुए पैसे बाबूलाल के हाथ में रखते हुए कहा, पिताजी, ये पैसे लीजिए और सरपंच का कर्जा चुका दीजिए। ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैंने पढ़ाई करते हुए मजदूरी करते हुए कमाई है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपके कंधे पर अपना बोझ रखकर आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। अभी ये दुख सहन सीमा से परे था कि किसी का फोन आया कि शीतल को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। जैसे उन लोगों पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बाबूलाल बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रेमलता की चीख निकल पड़ी। विक्रम, जो अभी 12वीं में 2 बार फेल होने के कारण बहुत दुखी था, वो बड़ी बहन के साथ ये हादसा हो जाने से पूरी तरह टूट गया। खूब रोए, तड़पे, मगर कुछ नहीं कर पाए। गरीबी एक बेटी को दहेज के लिए लील गई।
ससुराल वालों ने पुलिस वालों को मोटा पैसा भर दिया और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाबूलाल रोते हुए बोला, तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए विक्रम। अगर तुम 2 साल पहले ही 12वीं में पास हो गए होते तो आज शीतल की ससुराल वाले यूं खुलेआम नहीं घूम रहे होते, वो जेल में होते। भेजा था पढ़ने, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर मजदूरी करनी थी तो हम तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा क्यों खर्च करते? अगर इतना पैसा शीतल के ससुराल वाले को दे देते तो आज हमारी शीतल जिंदा होती। विक्रम को ये बात समझ आ गई। वो जान गया कि उसका अब 12वीं पास होना बहुत जरूरी है ताकि वो आईपीएस ऑफिसर बन सके। तभी वो अपनी बहन की तरह इस समाज की बेटियों को दहेज जैसे बढ़ते हुए अपराध से मुक्त करा पाएगा। विक्रम आंखों में आंसू भरते हुए बोला, पिताजी, मुझे एक मौका और दे दो। इस बार मैं जरूर 12वीं पास करूंगा और इसके बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। बाबूलाल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो बेटा, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तुम जल्दी से अपने ऊपर से 12वीं फेल का धब्बा मिटाओ, आईपीएस अफसर बनो और अपनी बहन के मुजरिमों को सजा दो। तब कहीं जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। उसके बाद विक्रम ने शपथ ली कि वो अब 12वीं पास करके रहेगा। 1 साल और बीत गया। आज फिर से 12वीं के रिजल्ट की लिस्ट लगी थी, लेकिन आज विक्रम के अंदर घबराहट नहीं थी। आज उसके मुख पर आत्मविश्वास छलक रहा था। 2 साल पहले कॉलेज जा चुकी मंदिरा भी उसके साथ थी। विक्रम, मैं जरा लिस्ट देख कर आती हूँ। नहीं मंदिरा, आज मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद विक्रम ने खुशी के मारे मंदिरा को गोद में उठा लिया। मंदिरा, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया मंदिरा। पिताजी का सपना पूरा हो गया। विक्रम, अब ये खुशखबरी तुम्हें अपने पिताजी को सुनानी चाहिए। ये खबर सुनने के लिए वो कब से तरस रहे हैं। विक्रम ने यह खबर बाबूलाल और प्रेमलता को सुनाई तो उन्होंने उसे लाखों आशीर्वाद दिए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब गांव में विक्रम की तीसरी बार में 12वीं पास होने की खबर फैली तो सरपंच घर आ पहुंचा। सरपंच आंखें दिखाते हुए बोला, क्यों रे बाबूलाल, अब तो तेरा बेटा पास हो गया, अब तो मेरा उधार दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज देते देते तेरी कमर टूट जाए। बाबूलाल हाथ जोड़ते हुए बोला, कुछ समय और रुक जाओ मालिक, बस मेरा बेटा अफसर बन जाए, मैं आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगा। सरपंच हंसते हुए बोला, मोची का बेटा और अफसर, देखते हैं। कुछ सालों बाद सरपंच के घर के सामने एक सरकारी गाड़ी रुकी। सरपंच हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे कौन है जो गाड़ी का हॉर्न बजाया जा रहा है? आता हूं भाई। अरे हमारे घर ये सरकारी गाड़ी क्यों? हे भगवान, सब खैर करो। विक्रम वर्दी में गाड़ी से उतरा तो उसे देखकर सरपंच का रंग उतर गया। विक्रम ने सरपंच के पैर छुए और उसके हाथ में पैसे देते हुए कहा, काका गिन लीजिए, ब्याज समेत है। सरपंच हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे रे रे रे, नहीं नहीं, ब्याज की कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम तो सच में आईपीएस ऑफिसर बन गए। एक मोची का बेटा सच में आईपीएस अफसर बन गया, ये तो हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। तभी विक्रम की गाड़ी के पीछे बाबूलाल बैंड बाजे के साथ आ गया। बाबूलाल मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, सरपंच देखो, मेरा बेटा, एक मोची का बेटा अफसर बन गया है। ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए बड़े फक्र की बात है। गांव वालों ने तालियां बजाई और विक्रम को फूल मालाएं पहनाकर उसका सम्मान किया। एक मोची के बेटे की पहचान अब आईपीएस अफसर विक्रम सिंह के रूप में बन गई। उसके बाद विक्रम ने अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाई और हर उस पीड़ित महिला की मदद करने की शपथ ली जिसे समाज प्रताड़ित करता है। मंदिरा ने हर कदम पर उसका साथ दिया और फिर विक्रम और मंदिरा ने शादी करके अपना घर छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की। मेरा हाथ, माँ मुझे बचा लो माँ, मैंने तो सिर्फ खाना ही चुराया था। लोग 11 साल के मासूम सोनू को मारे जा रहे थे। जुर्म सिर्फ इतना था कि जिसके होटल में वो बर्तन मांजने का काम करता था, वहां से उसने खाना चुरा लिया। चुराया नहीं, चुराना पड़ा। उसकी मजबूरी थी कि पूरा दिन बर्तन मांजने के बाद भी मालिक ने खाना नहीं दिया। जब सब्र का बांध टूट गया तो उसके हाथ खुद ब खुद खाने की तरफ बढ़ गए और उससे ये गुनाह हो गया। लालच में आकर उसने वहां पैक किए रखे हुए एक प्लेट छोले भटूरे चुरा लिए। सोनू को जब वो लोग मरा हुआ समझ छोड़कर चले गए तब वो रोता हुआ बोला, अब कभी भी खाना नहीं चुराऊंगा,
भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी खाना नहीं चुराऊंगा। मुझे क्या पता था कि एक प्लेट छोले भटूरे की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं इस हालत में माँ के सामने कैसे जाऊंगा? इस हालत में देखकर माँ मुझको सैकड़ों सवाल पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी इस हालत में माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। शाम ढल चुकी थी। सोनू मां के डर से इधर उधर भटकता रहा। सुधा चूल्हे में गीली लकड़ियां सुलगाकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गीली लकड़ियों के धुएं से खांसते खांसते उसकी जान पर बनाई थी। सोनू को लंगड़ाते हुए अंदर आते देख वो घबराते हुए उठी और आंखें साफ करते हुए बोली, सोनू, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये तेरे पैर में क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? सोनू अपनी तकलीफ छुपाकर मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ नहीं माँ, बस आज एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। उसी से जान बचाने के चक्कर में मेरी ये हालत हो गई है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हल्दी में तेल मिलाकर लगा दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ खाने में क्या बनाया है? बहुत तेज भूख लगी है। अभी कहाँ कुछ बनाया है। लकड़ियां परसों बारिश में भीग गई थी, इसलिए आग ही नहीं जल पा रही है। कैसे बनाऊं खाना? तुझसे कितनी बार कहा है कि होटल की थालियों में जो साफ सुथरी झूठन बचती है, कभी कभार वही उठा लाया कर। कौन सा झूठा खाने से मर जाते हैं। अब कैसे बनाऊं खाना? होटल का नाम सुनकर सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। सोनू बात टालते हुए बोला, माँ कोई बात नहीं, अगर आग नहीं जलती तो रहने दो। तुम पानी में चीनी डालकर मीठा शरबत बना लो, आज वही पीकर सो जाएंगे। सुधा के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। खाना ना मिलने की वजह से वो दोनों पहले भी कई बार मीठा पानी पीकर सोए थे। रात में जब सुधा गहरी नींद में सोई हुई थी, सोनू लेटा हुआ कमरे की छत की तरफ देखकर भविष्य के बारे में सोच रहा था। आज उसे चोर कहा गया है, कल कोई कुछ और कहेगा। उसने मन में ठान लिया कि उसे कुछ कर दिखाना है, सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। सिर्फ छोले भटूरे ही तो चुराए थे और इन्हीं छोले भटूरों को वो लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की सोचने लगा। सुबह उठते ही सोनू सुधा से बोला, माँ तुम्हें छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? क्या रे, आने से क्या मतलब? तुझे नहीं पता कि घर में खाने के लिए 4 दाने नहीं हैं और तू छोले भटूरे खाने की सोच रहा है? माँ मैं खाने की नहीं बनाने की सोच रहा हूँ। आखिर कब तक मैं और तुम दूसरों के झूठे बर्तन मांझकर अपना पेट भरते रहेंगे? मैं पिताजी की तरह इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि लोग हमें दुत्कारे नहीं बल्कि हमारा सम्मान करें। सुधा पीते हुए दिनों को याद करके बोली, तेरे पिताजी किसी समय में बड़े आदमी हुआ करते थे। गांव के सभी लोग उन्हें सेठ जी कहकर बुलाते थे, लेकिन वो दुनिया से क्या गए। हमारे जीवन से खुशी, रुतबा, इच्छाएं सब कुछ चला गया। तेरे चाचा ताऊ ने हमारा सब कुछ हड़प लिया और आज हमारे ये दिन आ गए। अपने पति और बीते दिनों की याद आते ही सुधा की आंखें नम हो गई। सोनू ने अपनी मां की आंखें पोंछते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, मैं एक दिन वो सब कुछ वापस लौटाऊंगा जो तुमने खोया है। इतनी कम उम्र में अपने बच्चे के हौसले देखकर सुधा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुधा ने सोनू को गले से लगा लिया। माँ मैं कहीं काम ढूंढने जाता हूँ। लाला के यहाँ मुझसे काम नहीं होगा। बहुत सताते हैं, खाना भी नहीं देते। जा बेटा, काम किए बिना गुजारा नहीं होगा। सोनू काम ढूंढने के लिए घर से चल पड़ा। उसने बहुत जगह काम ढूंढा मगर कहीं काम नहीं मिला। एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी जहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसने वहां जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? चल भाग यहां से, इतने छोटे बच्चे से काम कराकर क्या मुझे जेल जाना है? सुनो सुनो मालिक, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जिससे मैं अंदर ही अंदर कर सकूं। कृपा करो मालिक, मुझे काम नहीं मिला तो घर में खाना नहीं बनेगा। बिल्डर ने सोचा, यह भी सही है, अंदर रोड़ी तोड़ने का काम दे देता हूं, कभी कभार मलबा भी फेंक दिया करेगा, कम पैसों में ज्यादा काम हो जाएगा। वो बोला, सुन लड़के, ये पकड़ हथौड़ा और अंदर जाकर रोड़ी तोड़ने का काम शुरू कर दे। सोनू खुश होकर अपने काम में लग गया। वो पूरे दिन काम करता रहा। यहां वो खुश था क्योंकि होटल की तरह वो यहां भूखा नहीं रखा गया, बल्कि उसे खाना खाने के लिए अच्छा खाना मिला था। इसलिए वो यहां मन लगाकर काम करने लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो सुधा के हाथ में 100 रुपए थमाते हुए बोला, देखो माँ,
आज मैंने पहली बार इतने सारे पैसे कमाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। और जानती हो, मालिक ने बहुत अच्छा खाना भी खिलाया था। सुधा ने उसकी हथेली को चूमना चाहा तो उन पर बड़े छालों को देखकर वो कांप उठी और बोली, ये क्या सोनू, तेरी हथेलियों पर इतने छाले? ऐसा क्या काम करके आया है तू? अच्छा अरे ये तो हल्के से घाव है। तुम अपना पुख्ता नुस्खा हल्दी तेल लगा दोगी तो सुबह तक छूमंतर हो जाएगा। और सुनो माँ, ये पैसे खर्च मत करना। मुझे ये पैसा जमा करके अपना काम शुरू करना है। भगवान ही जाने तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। चल बैठ जरा, मैं तेरे लिए हल्दी तेल लेकर आती हूँ। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। 100 रुपए से सोनू ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वो कोई अपना काम शुरू कर सके, लेकिन उसे और कोई काम नहीं, केवल छोले भटूरे का काम शुरू करना था। अपनी मेहनत के जुड़े हुए पैसों से वो छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद लाया। सोनू बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुझे छोले भटूरे ही क्यों बनाकर बेचने हैं। दुनिया में और भी तो बहुत सारे काम हैं। माँ, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे मेरे जीवन का एक ऐसा सच जुड़ा है कि जब जब मैं वो बात याद करूंगा मुझे हमेशा तकलीफ होगी। लेकिन जब मैं दिन रात इसी काम में जुट जाऊंगा तो शायद वो सब भूल जाऊं। सच? कैसा सच? ऐसा कौन सा सच है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? सोनू ने अपनी माँ से उस दिन की सारी घटना कह सुनाई। सुधा का रोम रोम सिहर उठा और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वो बोली, तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं। चल, जो भी हुआ उसे भूल जा। अब मैं तेरी छोले भटूरे बनाने में मदद करूंगी। अगले दिन से ही उन्होंने छोले भटूरे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। सोनू एक ठेला ले आया और उसी पर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगा। शुरू में तो कोई एक दो ग्राहक ही मिले, बाकी बाद में उसके खाने के ग्राहक बढ़ने लगे। और फिर एक दिन सोनू के ठेले के सामने ग्राहकों की लाइन लगी रहने लगी। सोनू ने कुछ ही महीनों में बहुत तरक्की कर ली थी। लोग उसके बनाए स्वादिष्ट छोले भटूरे किसी भी कीमत पर खाने के लिए तैयार थे। 4 साल बाद सोनू अपनी माँ से बोला, माँ, अब ग्राहकों की ठेले पर हद से ज्यादा मारा मारी रहने लगी है, इसलिए मैं अब अपना होटल बनाऊंगा जहां मेरे ग्राहक आराम से बैठकर खाना खा सकेंगे। गरीब और असहाय लोगों को छोले भटूरे फ्री में खिलाऊंगा, और वो भी भरपेट। भगवान करे तेरा काम दिन दूना और रात चौगुना बढ़े। और ऐसा ही हुआ। अपनी मेहनत से सोनू के पास खूब पैसा आने लगा, यहां तक कि उसने अपनी गाड़ी भी खरीद ली। कुछ महीनों बाद सोनू अपनी गाड़ी से उतरकर उसी होटल के दरवाजे पर खड़ा था जहां वो लोगों के झूठे बर्तन मांजता था। आज वो होटल बंद होने की कगार पर था। सोनू को देखकर वहां का मालिक कुर्सी से उठ गया और उसके सूट बूट देखकर बोला, आइए सेठ जी, आइए, बताइए क्या ऑर्डर करना है। ये होटल ऑर्डर करना है, क्या दे सकते हो मुझे? ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये होटल खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर वो आदमी ललचाई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, वैसे मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन जब काम ही नहीं रहेगा तो मैं इस होटल का क्या करूंगा? आप ही इसके उचित दाम लगा दीजिए। सोनू ने उस आदमी के सामने नोटों की कड्डियां निकाल कर रख दी। उस आदमी ने जल्दी से पैसे उठा लिए और होटल के कागज सोनू को थमा दिए। जानते हो मैं कौन हूं? वो आदमी बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं वही लड़का हूं जिसको तुमने कई साल पहले छोले भटूरे चुराने के लिए मारा था। मेरा कसूर इतना था कि मैं पेट भरने के लिए तुम्हारे यहां से छोले भटूरे चुराए थे, और तुमने इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे जब तक मारा जब तक मैं तुम्हारी नजरों में मर नहीं गया था। आज मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये एक क्या कई होटल खरीद सकता हूं। उस होटल के मालिक को वो 11 साल का बच्चा याद आ गया। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा, लेकिन सोनू बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सोनू ने अपने दम पर हमेशा सफलता हासिल की थी और इस बार भी की। उसका ये होटल भी खूब चलने लगा। वहां उसने काम करने के लिए कई सारे लड़के लड़कियां रख ली थी, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी ठेले पर ही छोले भटूरे बेचता था। जब भी वो अपनी कार से ठेले पर छोले भटूरे बेचने आता तो लोग कहते, अरे जल्दी चलो, करोड़पति सेठ छोले भटूरे बनाने आ गया है। कुछ सालों बाद सोनू ने शहर में अपने कई होटल खोल लिए थे। आज वो लखपति नहीं, करोड़पति बन चुका था। बेटा, इन 15 सालों में तुमने पैसा और शोहरत दोनों चीजें कमाई हैं। आज तुम करोड़पति हो। अब तुम्हें ये छोले भटूरे छोड़कर शादी करके घर बसा लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन मेरी आंखें यूं ही बंद हो जाएगी। माँ, मैं छोले भटूरे बनाना छोड़ दूंगा? तुमने ये सोच कैसे लिया? ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं से मैंने अपनी पहचान बनाई है, इसलिए मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। पर हाँ,
मैं तुम्हारे कहने से शादी कर सकता हूं। उसके बाद सोनू ने एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर ली और फिर उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। लेकिन उसने छोले भटूरे बनाने कभी बंद नहीं किए और ना ही कभी अपने करोड़पति होने पर घमंड किया। वो हमेशा अपने पैसों से गरीब लोगों की मदद करता रहा और समाज में अपनी एक पहचान बनाई। इति बेटी ही नहीं, अपने घर की रौनक थी। उसके बिना तो जैसे घर खाने को आता था। इति की शादी के बारे में सोचते ही उसके माँ बाप की आंखें भर जाती थी। ऐशो आराम में पली इति को इस बात का घमंड था कि उससे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन इति की हिमेश के साथ शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। हिमेश ने इति से कहा, इति, मेरे माँ बाप और मेरे परिवार ही मेरी जिंदगी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अच्छा ठीक है, नहीं पहुंचेगी, लेकिन क्या ये बात आपने अपने परिवार को भी बताई कि उनकी वजह से कभी मेरा दिल दुखी ना हो? मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा और भाइयों ने पलकों पर बिठा कर रखा है। दादा दादी मुझे उदास देखकर ही मेरी परेशानी समझ जाते हैं। क्या आप सब लोग भी मुझे इसी तरह रखोगे? हिमेश समझ गया था कि दाल गलने में समय लगेगा, इसीलिए वह मुस्कुराता हुआ बोला, इति, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम वहां राजकुमारी बनकर रही थी तो यहां रानी बनकर रहो। आज ये घर, ये परिवार, सबको अपना समझो। यकीन मानो, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी हिमेश के छोटे भतीजे भतीजी आकर चाचा चाची करते हुए इति से लिपट गए। इति उनसे पीछा छोड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, चलो सब उधर बैठो। बच्चे झट से उनके पलंग पर चढ़कर बैठ गए। अरे ये क्या, चलो सब नीचे उतरो। तुम लोगों के पैर कितने गंदे हैं, मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं इति, ये छोटे बच्चे हैं, कुछ देर बैठे रहने दो, चले जाएंगे। कुछ देर बैठे रहने दो मतलब? टाइम देख रहे हो, रात के 11 बज चुके हैं, मुझे सोना भी है। मैं कब तक इनके जाने का इंतजार करूंगी? हिमेश को भी लगा कि अब उसे बच्चे अपने कमरे में भेज देने चाहिए, इसीलिए उसने बच्चों को बहला फुसलाकर कमरे से बाहर भेज दिया। सुबह इति नहा धोकर रसोई में गई तो उसकी दोनों जिठानी इंदु और दीपा रसोई में ही खड़ी थी। दीदी, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, आप मुझे सामान बता दीजिए। एक बार सामान पता चल जाएगा तो फिर मैं खुद बना लिया करूंगी। इति, मम्मी को शुगर है, इसलिए उनके लिए बिना चीनी की चाय बनानी पड़ेगी। पापा जी को हल्की चीनी, नेहा और बच्चों को दूध, और हमारी चाय में थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी डाल देना। इतनी सारी डिमांड सुनकर इति का सर चकराने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये मैं कहाँ बावर्ची खाने में आ गई। अब इतने तरह की चाय कैसे बनाऊं? जैसे तैसे इति ने सबके मुताबिक दूध चाय बना दिए। लेकिन जैसे ही वह चाय पीने लगी, दीपा की 3 साल की बेटी खेलते हुए इति से टकरा गई और उसकी सारी चाय उसके कपड़ों पर बिखर गई। ओह शिट, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। देखकर नहीं खेल सकती क्या? इति के इस तरह का व्यवहार देखकर सब उसकी तरफ देखने लगे। इति गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। सॉरी हिमेश, गुड़िया ने सुबह सुबह इति का मूड खराब कर दिया। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? गुड़िया छोटी बच्ची है, उसने जानबूझकर नहीं किया। दोपहर में नेहा इति के कमरे में गई और बोली, भाभी, आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, आप मेरा हल्का सा मेकअप कर दोगी? नेहा, तुम देख तो रही हो कि मैं खाना खा रही हूँ, और वैसे भी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं किया हुआ है। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि आप कर दोगी। इति इसी तरह से सबके साथ रूखा सा व्यवहार करने लगी। उसका मन वहां से उखड़ने लगा था। वो बच्चों को देखकर हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन वो हिमेश से झगड़ पड़ी। हिमेश, अपनी भी कोई प्राइवेसी है क्या नहीं? हमारी नई नई शादी हुई है और जब देखो सारे बच्चे हमारे कमरे में घुसे रहते हैं। और तुम्हारी बहन तो जवान है ना, उसे तो तमीज होनी चाहिए। जब देखो हम लोगों के बीच आकर बैठ जाती है। मन तो करता है कि सबको बाहर भगा दूं। हिमेश गुस्से में बोला, बस करो इति, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जिसका मन करे वो कमरे में आ सकता है। प्राइवेसी? कैसी प्राइवेसी चाहिए? रात भर तो हम दोनों अकेले ही होते हैं ना। दिखा दिया ना असली रूप। बस इतना ही प्यार करते हो मुझसे, जो मेरी जरा सी बात नहीं सहन कर पाए। और मैं पूरे दिन तुम्हारे बच्चों का शोर शराबा बर्दाश्त करूं? जंगली है सारे बच्चे, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना सुनकर हिमेश अपने काबू में नहीं रहा और उसने गुस्से में इति को एक तमाचा लगा दिया। इति रोते हुए बोली, आज तुमने उनके लिए मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं जा रही हूँ अपने घर और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इति को भी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही सोचकर उसने इति से माफी मांगी और उसे मना लिया। इति मान तो गई, लेकिन थप्पड़ की चोट उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके दिल पर लगी हुई थी। वो रात भर सो नहीं पाई, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई।
रात में तेज बुखार हो गया। सुबह जब सबको इति की तबीयत का पता चला तो सब परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे मलेरिया और टाइफाइड है, ठीक होने में समय लगेगा। हिमेश की मां सुनंदा बोली, अरे बहू की अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? जरूर तुमने बहू का ख्याल नहीं रखा होगा। उठो बहू, थोड़ा सा सूप पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है मम्मी जी, मुझे फिलहाल सोना है। आप कमरे की लाइट बंद कर जाओ। सुनंदा लाइट बंद करके बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सारे बच्चे कमरे में आ गए। चाची, आप बीमार क्यों हो गई? उठो, हमें आपके साथ खेलना है। बच्चों, इस समय मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती, इसलिए कमरे से बाहर निकल जाओ। बच्चे बैठकर आपस में बातें करने लगे। पीहू, चल तू चाची का सिर दबा, मैं पैर दबाता हूँ। गुड़िया, गोलू, चलो चाची के तुम हाथ दबाओ, चाची की तबीयत खराब है ना। कितने नालायक और बदतमीज बच्चे हो तुम। निकलो, भागो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सारे बच्चे अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गए। इति बच्चों के जाते ही दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो देखा कि उसके ससुर जी भी उसके दरवाजे के सामने पहरेदारों की तरह टहल रहे हैं। उसने गुस्से में गेट जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी माँ को फोन लगाते हुए कहा, मम्मी, बड़े चिपकू लोग हैं ये सब। ये भी नहीं सोचते कि मैं बीमार हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दे। कोई ना कोई नर्स की तरह मेरे सिर पर खड़ा रहता है। उसकी माँ बोली, कोई नहीं बेटी, थोड़ा आराम लगे तो यहाँ आ जाना। भला मायके से ज्यादा आराम कहाँ मिलता है। एक सप्ताह बीत गया। इति बहुत कमजोर हो चुकी थी, उठती थी तो चक्कर आते थे। इति हिमेश से बोली, हिमेश, यहाँ से मेरा जी उब गया है। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। यहाँ सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं ससुराल में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में आ गई हूँ। ये सुनकर हिमेश को बहुत गुस्सा आया, मगर उसकी हालत देखकर चुप रह गया। हिमेश उससे गुस्से में उसके मायके छोड़ाया। इति की माँ मीरा बोली, इति, अब मैं तुम्हें जल्दी से ससुराल नहीं भेजने वाली। जब तक मन करे यहाँ रहो। हाँ मम्मी, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है उन लोगों से। इति की दोनों भाभियों ने इति को देखकर माथा सिकोड़ लिया और आपस में बातें करने लगी। बड़ी भाभी मीनू बोली, वैसे घर में इतने कम है कि ऊपर से बीमार ननद भी आधम की। छोटी भाभी कोमल बोली, हमें क्या करना है दीदी, उनकी सेवा करने के लिए उनकी माँ है ना। इति की 2-4 दिन तो अच्छे से आवभगत हुई, लेकिन उसके बाद सब अपने काम में व्यस्त रहने लगे। मीरा सुबह नहा धोकर अपने कमरे में टीवी देखने बैठ जाती। भाभियां कभी किटी पार्टी तो कभी सिनेमा और कभी सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाती। मम्मी, जरा अंदर आना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, वहीं कबर्ड में दवाई का डिब्बा रखा है, वहां से टैबलेट ले लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं सीरियल देख रही हूँ। इति बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ देर मेरे पास बैठकर माँ मेरा सिर सहला देती तो मुझे अच्छा लगता। अरे पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। अब तबीयत कैसी है? अभी कुछ ठीक है पापा, आओ कुछ देर मेरे पास बैठो। अरे बेटा, बहुत थक गया हूँ। सुबह का निकला थका हारा अब वापस लौटा हूँ। अभी बैठने की हिम्मत नहीं है। कमरे में जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इति ये देखकर हैरान थी कि उसके माँ बाप के पास अपनी बेटी के लिए ही वक्त नहीं है। खैर, उन लोगों को भी तो आराम चाहिए। इति ने मीनू को आवाज दी, भाभी, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे जाओ। दीदी, कब तक बिस्तर में बैठी रहोगी? थोड़ा पानी वानी लेने के बहाने घूम फिर लिया करो। पूरे दिन बिस्तर में लेटे लेटे तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। इति भाभी का ताना सुनकर समझ गई कि वो मायके में बोझ बनकर रह रही है। ऐसे में उसे अपने ससुराल की बहुत याद आई। वहां सब कितना ख्याल रखते थे। वहां से सर दर्द की गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी सासू माँ के आदेश से उसकी छोटी ननद नेहा उसके सर में तेल डालकर मसाज कर देती थी तो दर्द खत्म हो जाता था। इस समय उसे बच्चों की भी याद आई। वो लोग उसकी कितनी परवाह करते थे, लेकिन यहाँ तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई है जहाँ उसकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ससुराल से यहाँ क्यों आई। उसने झटपट हिमेश को फोन लगाया। क्या हुआ इति, कैसे फोन किया? मुझे लेने आ जाओ हिमेश, मुझे अपने घर आना है। लेने आ जाऊं? इतनी जल्दी? अभी तो 1 महीना ही हुआ है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम आराम से रह सकती हो। यहाँ चिड़ियाघर में अगर तुम्हारी फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो शायद भगवान के पास चली जाऊं। तुम जल्दी आ जाओ, मैं बैग पैक करती हूँ। यह कहकर इति ने फोन काट दिया और सामान पैक करने लगे। कुछ देर बाद हिमेश आ गया। दामाद को घर आते देख सब अपने कमरे से बाहर निकले। इति को सामान पैक करते हुए देख मीरा बोली, क्या हुआ इति,
ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो ये कहा था कि अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं पागल थी जो मैंने ऐसा कहा। मम्मी, मैं हितेश के साथ जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि मेरे मायके से अच्छा मेरा ससुराल है। वहां सब मेरी कितनी परवाह करते हैं और यहाँ तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। ऐसे मायके से तो ससुराल अच्छी, जहाँ सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो। ये कहकर इति हिमेश के साथ अपनी ससुराल वापस आ गई। इति को हंसते मुस्कुराते वापस आते देख सब बहुत खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। इति जान गई थी कि मायके से लाख गुना अच्छा ससुराल होता है, लेकिन ये बात अक्सर देर से समझ आती है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सारे जंगल पर शेर का ही राज चलता था। वह हमेशा कमजोर और छोटे जानवरों पर अत्याचार करता और उन्हें खा जाता। एक दिन शेर की पत्नी शेरनी बोली, सुनो महाराज, माना कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन बेकसूर जानवरों को सताना कहाँ का न्याय है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आपकी तरह हमारे बच्चों को किसी ने सताया तो? चुप हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम जंगल के राजा हैं और ये छोटे मोटे जानवर ही तो हमारा भोजन है। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन महाराज, इस तरह तो जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? तुम जानती ही हो ना, केवल हिरण ही मेरा प्रिय भोजन है। उसकी हड्डियों को चबाने में जो मजा आता है वो और किसी में नहीं आता। अब तुम शांत होकर आराम से बैठो और अपना ध्यान रखो। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी मेरी तरह ही इस जंगल का राजा बने, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। जाइए, मेरे लिए नदी से मछलियां ले आइए। उसके अलावा आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शेर अपनी शेरनी की बात सुनकर चुपचाप नदी की तरफ निकल गया। वहाँ जंगल में सभी जानवरों की बैठक हो रही थी। बहुत नाक में दम किया हुआ है हमारे राजा ने। रोज हमारे एक साथी को खा जाता है। हमारी तो जैसे प्रजाति ही लुप्त हो गई है। अपने घर में भी छिप छिप कर रहना पड़ता है। एक बार मैंने अपने पैर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पैर को ही खा गया। आज तक भी ठीक से चल नहीं पाता। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार डालें? सब जानवर शेर के पीछे पीछे नदी की तरफ चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक तीर उसके पेट में आकर लगा और वह वहीं मर गया। अरे, ये तो खुद ही मर गया। लगता है जंगल में कोई शिकारी आया है। हमें शेरनी को खबर कर देनी चाहिए। सुना है वह गर्भवती है। क्या? शेरनी गर्भवती है? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसे मारने की योजना बना रहे थे। हमें किसी अजन्मे बच्चे से उसके पिता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हाथी भैया, आप शेर को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर रख लीजिए। इन्हें शेरनी के पास ले चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? शेरनी अपने पति को मरा दे गुस्से में पागल हो जाएगी और हमें खा जाएगी। नहीं हाथी भैया, मैंने सुना है शेरनी बहुत दयालु है। वो कभी खुद जानवर को मारकर नहीं खाती। हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर शेरनी के पास ले गया और सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा तो शेरनी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। उसे ऐसी स्थिति में देखकर सभी नर जानवर वहां से चले गए। अब केवल वहां पर मादा हिरण रुकी हुई थी। हिरण ने प्रसव में उसकी मदद करी। उसने एक शेर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शेरनी इस समय जीवन के अंतिम समय में थी। बहन, तुमने ऐसे समय में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो बहन? मैं भी तो एक मादा हूँ। तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पति ने तुम्हारे सारे बच्चों को अपना भोजन बना लिया, लेकिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करी। आज महाराज जिंदा होते तो तुम्हारा बड़प्पन देखकर माफी मांग लेते। ये बातें छोड़ो, अब शांत रहो। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। तुम्हें कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। बहन, लगता है मेरी आखिरी सांसें चल रही है। हमने पूरी जिंदगी औरों के बच्चों को खाया है। शायद यही हमारी सजा है। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अपना बच्चा मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। ये कहकर शेरनी मर गई। हिरण की आंखों से भी आंसू निकल गए। एक बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। अब वह किसके सहारे जिएगा? हिरण ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। हिरनी बोली, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले करके गई है।
लेकिन मैं तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माँ बाप के जैसा नहीं कर पाऊंगी। अब तुम शेरनी के नहीं बल्कि हिरण के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी परवरिश भी हिरण जैसी ही होगी। हिरण शेर को अपने घर ले आई। आते ही उसके पति नर हिरण ने कहा, ये क्या हिरनी, तुम शेर के बच्चे को उठा लाई? हाँ, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ हमारे घर में। लेकिन ये जानवर हिंसक होते हैं, बड़े होते ही ये हम सबको खा जाएगा। मैं इसको शाकाहारी बनाऊंगी, ये मांस नहीं घास खाया करेगा। इस बात की खबर पूरे जंगल में फैल गई कि अब हिरण शेर की मां बनेगी। सारा माजरा सुनकर सभी जानवर हिरण के पास आए और बोले, ये क्या कर रही हो हिरनी? तुम्हें अपनी जान की बेशक परवाह ना हो, लेकिन हमें जरूर है। हमारे बीच में रहकर ये हम पर वार करेगा। अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो तो ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में ये शेर है, लेकिन मेरी नजर में ये एक नवजात बच्चा है जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप खो दिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे लेकर बाहर चली जाऊं तो चली जाऊंगी, मगर इस बच्चे को अनाथ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन ही वह उस शेरनी के बच्चे को लेकर जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। इसी तरह दिन गुजर गए। वह माँ की तरह शेर के बच्चे का ख्याल रखती। वह उसे राजा कहकर पुकारती थी। एक दिन राजा हिरण से बोला, माँ, सब बच्चे माँ बाप के जैसे होते हैं, लेकिन मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ। आप हिरण हैं और मैं शेर, ऐसा क्यों जड़ी माँ? हिरण हंसते हुए बोली, तुझे पता है कि शेर से सब डरते हैं, इसलिए मैंने भगवान से शेर जैसा बच्चा मांगा और उन्होंने मुझे वो तुम्हारे रूप में दे दिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन जंगल के सभी जानवर कहते हैं कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। क्या ये सच है? चुप कर पगले, तू तो मेरी आंखों का तारा है। फिर कभी ऐसा कहा तो बहुत मारूंगी। राजा हिरण को गले लगाते हुए बोला, आप ही मेरी माँ हो, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। एक दिन जंगल में कुछ सर्कस वाले लोग आ गए। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रमेश, यहाँ सर्कस के लिए कोई जानवर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितने जंगलों में घूम लिए मगर कोई जानवर नहीं मिला। हाँ समीर, लगता है जंगलों में सभी जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तभी उनकी नजर राजा पर पड़ी। राजा उस समय घास खा रहा था। अरे वो देखो, शेर घास खा रहा है। ताज्जुब की बात है, शेर घास खा रहा है। जल्दी से जाल डालो, कहीं वो हम पर हमला न कर दे। उन्होंने जाल डालकर राजा को पकड़ लिया। राजा चिल्लाने लगा, माँ, माँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। जल्दी चलो समीर, कहीं ये शेर जाल काटकर भाग ना जाए। अबे रुको रमेश, ये चिल्ला रहा है, हो सकता है इसकी चिंगाड़ सुनकर और भी जानवर यहाँ आ जाएं। राजा की बात सुनकर हिरण घबराती हुई दौड़ती हुई आई। राजा को जाल में फंसा देखकर वह रोने लगी। राजा, तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक शेर को हिरण बचाने की कोशिश कर रही है। इसे शेर से डर नहीं लग रहा? हिरण उसके पास आई और बोली, आप एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकते। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? शेर की माँ हिरण? हाँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं यहीं आपके पैरों में अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर हिरण वहां पड़े पत्थर में अपना सिर मारने लगी। उन दोनों को हिरण पर दया आई। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ता हूँ। ऐसा अनोखा रिश्ता हमने कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों के प्यार को नमन करता हूँ। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। हिरण ने राजा को गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। हाँ माँ, एक हिरण शेर की माँ है। ये बात दुनिया में हमेशा के लिए एक मिसाल बनेगी। कस्तूरी का पति ट्रक चलाता था। एक बार ज्यादा लोड के कारण ट्रक पलट गया और उसमें दबकर उसके पति की मौत हो गई। ट्रक क्या पलटा, कस्तूरी की किस्मत ही पलट गई। मालिक ने कोई मुआवजा नहीं दिया। बदले में 3 महीने का एडवांस बताकर 15,000 और वसूल लिए। अब बेचारी कस्तूरी को 7 साल के बेटे राघव की चिंता सताने लगी। अब वो क्या करेगी, क्या खाएगी? दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वक्त एकदम से ही बदल गया।
राघव ने कस्तूरी की आंखों को अपनी नन्ही उंगलियों से पोंछते हुए कहा। क्यों रोती हो माँ? पिताजी छोड़कर चले गए इसीलिए? रोना बंद करो माँ, मैं हूं ना। पिताजी कहते थे कि मैं उनका शेर बेटा हूं, फिर भी आप रोती हो। शेर की माँ को रोना शोभा नहीं देता। अब कस्तूरी उसे कैसे बताती कि जिस घर में वो रहते हैं वो किराए का घर है। अभी पिछले 2 महीने का किराया बकाया है। आखिर वो इतना पैसा कैसे चुकाएगी? तभी वहां मकान मालकिन आ धमकी और बोली, सुनो कस्तूरी, अब मेरे घर का किराया देना तुम्हारे वश की बात नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये घर खाली कर दो। घर खाली कर दिया तो हम तो फुटपाथ पर ही आ जाएंगे। कुछ समय की मोहलत और दे दो। अब मैं और नुकसान नहीं उठा पाऊंगी कस्तूरी। तुम्हारा तो ये पूरी जिंदगी का दुख है। 4 दिन या महीने में ही बिल्डिंग थोड़े ही ना खड़ी कर लोगी। कस्तूरी अपने सब्र का घूंट पीकर कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरी सामान उठाकर घर से बाहर आ गई। आंखों से आंसू और राघव के सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राघव ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ होगा? क्या खाएंगे? क्या पहनेंगे? कस्तूरी ने उसे फटकारते हुए कहा, अब तुम चुप हो जाओ राघव। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ऊपर से तुम्हारे सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं जानती अब क्या होगा। बस अब तो जहां किस्मत ले जाएगी वहीं जाना होगा। कस्तूरी राघव को अपने आंचल में छिपाए कुछ दिन फुटपाथ पर ही रही। लोग उसे भिखारिन समझकर भीख देने लगे। कोई पैसे दे जाता तो कोई खाना। बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। माँ, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझकर भीख देने लगे हैं। बेटा, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब बात और थी, लेकिन अब समय बदल गया है। भीख मांगने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। इस तरह भीख मांगकर आखिर कब तक गुजारा होगा? कस्तूरी ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अंत में उसने सोच लिया था कि नदी में छलांग लगाकर ये जीवन लीला समाप्त कर लूं। मगर इससे पहले वो कुछ करती, किसी ने उसे पीछे से खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारे पास खड़ा ये मासूम बच्चा आज अपनी माँ को खो देता, उसके बाद सोचा है इसका क्या होता? लोग इसे बेच देते और इसके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम नदी में कूदने चल दी? कस्तूरी ने उस औरत को सारी बातें बताई। वो औरत बोली, मेरा नाम ज़ौराबाई है, पेशे से तवायफ हूँ। पेट भरने के लिए जिस्म बेचती हूँ, लेकिन कभी मरने के बारे में नहीं सोचा। मर गई तो मेरे साथी बहनों का गुजारा कैसे होगा? चलो मेरे साथ और वहीं रहकर मेरे साथ काम करना। सच में भूखी तो बिल्कुल नहीं मरोगी। कस्तूरी पीछे हटती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। ज़ौराबाई ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे और कुछ नहीं तो नाच गा तो सकती हो ना, बस इतना ही कर लो, और ज्यादा कुछ करने को किसने कहा? तभी वहाँ राघव भूख और गर्मी के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कस्तूरी ने उसे गोद में उठाया और उसकी हालत देखकर रोने लगी। मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ, वरना पति के साथ बेटे को भी खो दोगी। कस्तूरी उसके साथ चली गई। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। ज़ौराबाई ने डॉक्टर को बुलाया और राघव को दवाई दिलवाई। फिर उन्हें पेट भर खाना दिया। रात में सोने के लिए उन्हें एक अलग कमरा दिया। बहुत दिनों बाद आरामदायक बिस्तर मिलते ही उन्हें चैन की गहरी नींद आ गई। अगले दिन ज़ौराबाई ने कस्तूरी को उसका काम समझा दिया। कस्तूरी अब ज़ौराबाई के ग्राहकों के सामने नाचती और गाती, बदले में उसे पैसा मिलता। कस्तूरी संतुष्ट थी। कम से कम अब उसका बेटा फुटपाथ पर तो नहीं रहेगा। अब उसका राघव एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा और वो उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाएगी। कस्तूरी ने राघव का एक बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया और खुद अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ सालों बाद राघव का स्कूल खत्म हो चुका था। कस्तूरी को लगा कि अब उसका बेटा जवान हो गया है। अब तक वो इतना पैसा जोड़ चुकी थी कि उसका और राघव का जीवन आराम से गुजरे। इसलिए उसने इस कोठी की दुनिया से संन्यास लेकर वहां से चले जाना बेहतर समझा। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे शहर जा रहे हैं बेटा। वहां से मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। तुम वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और मेरा नाम रोशन करना। यहाँ हमें सब लोग जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नाचने गाने वाली का बेटा कहे। कस्तूरी के संघर्ष ने राघव को विदेश भेज दिया और खुद एक घर खरीद कर रहने लगी। जीवन व्यापन के लिए उसने अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा दिया। कुछ सालों बाद कस्तूरी ने राघव को फोन किया। हेलो बेटा राघव, कितने दिन हो गए हैं तुमने फोन भी नहीं किया। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे लिए तड़पती रहती है।
माँ, कितनी बार कहा है ड्यूटी टाइम में मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई भी है, साथ में जॉब भी। फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही कर लूंगा। अभी कितनी पढ़ाई और बाकी है बेटा? 3 साल से तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी। अब सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई सुख देखे बिना ही स्वर्ग से धार जाऊं। माँ, मेरा आना तो मुश्किल है, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारा वीजा भिजवा दूंगा। तुम ही यहाँ आ जाना। मैंने यहाँ एक लड़की पसंद कर ली है, सोनिया। यहीं शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। ये सुनकर कस्तूरी ठगी सी रह गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वो बोली, नहीं राघव, तुम्हें आना होगा। इस तरह तुम अकेले अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते। माँ, अपनी सोच बदलो, अब वक्त बदल गया है। ये राघव क्या कह रहा है? वो वापस नहीं आएगा? उसने लड़की भी वही पसंद कर ली है। लगता है अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राघव ने कस्तूरी का वीजा भेज दिया। कस्तूरी राघव के पास चली गई। वहां जाकर पता चला कि राघव तो सोनिया से पहले ही शादी कर चुका है। सोनिया की माँ अंग्रेज थी और बाप भारतीय, इसलिए सोनिया को हिंदी अच्छे से आती थी। आइए मॉम, अब ये आपका ही घर है। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे सुबह में नाश्ते और लंच की टेंशन नहीं रहेगी। जानती हूँ इतना तो आप कर ही लेंगी। मुझे और राघव को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। माँ, ये देखो तुम्हारा पोता आरव। अब तुम दादी पोता साथ में मस्ती करना। वैसे ही सोनिया पूरा दिन थक जाती है। आरव को देखकर कस्तूरी ने चैन की एक सांस ली। वो सब दुख और शिकायतें भूल गई, मगर अगले ही पल अपने सारे अरमान मिट्टी में मिले नजर आए। सोचा था कि सारी उम्र रो रो कर गुजारी, अब बेटी की शादी करूंगी, बहू आएगी, खूब धूम धड़ाका होगा। लेकिन राघव मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला देगा, ये नहीं सोचा था। खैर, जो भी हुआ अब तो सब देखना ही है। अगले दिन सोनिया ने कस्तूरी का परिचय रसोई में रखे सभी मिर्च मसालों से करा दिया, क्योंकि सोनिया के ऑफिस जाने के बाद रसोई उसको ही संभालनी थी। मॉम, अब आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आरव की मेड हटा दी है। भला दादी से अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है? सब समझ गई बहू। सुबह तुम दोनों का नाश्ता बनाकर मुझे लंच रखना है। उसके बाद घर के काम निपटाकर आरव का अच्छे से ख्याल रखना है। अगले दिन से ही कस्तूरी अपने काम में जुट गई और वो दोनों ऑफिस निकल गए। उनके जाने के बाद कस्तूरी घर की साफ सफाई में लग गई और उसके बाद आरव की देखभाल में। शाम हो गई, वो दोनों ऑफिस से आ गए। मॉम, डिनर में क्या बनाया है? बहू, मुझे लगा कि... अरे सासू मॉम, लगना ही क्या था। थकी हुई आती हूँ इसलिए घर आकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। वैसे तो हम बाहर खा आते थे, पर जब आप आ गई है तो आपके हाथ के गरम खाने की बात ही कुछ और होगी। अब आपको जो अच्छा लगे बना लिया करना। कस्तूरी समझ गई थी कि उनके बहू बेटे ऑफिस संभालेंगे और वो घर और उनका बेटा। इसी तरह 2 साल बीत गए। सोनिया अपनी सास से उकताने लगी। कस्तूरी यहाँ इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि उसे खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दिन रात काम करते करते वो बीमार पड़ गई। ये क्या माँ, एक तो हम लोगों के पास वैसे ही समय नहीं है, उस पर तुमने बीमारी पकड़ ली। राघव, ये मेरे वश की बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। इन हड्डियों में इतना काम करने की ताकत नहीं बची है। माँ, किसने कहा काम करने को? हम लोग ऑफिस जाते हैं तो घर तो देखना ही पड़ेगा ना। अब तुम इतनी लापरवाही बरतोगी तो इसमें मेरा और सोनिया का क्या कसूर? देखो तो कितनी खांसी हो गई है। एक दिन कस्तूरी ने राघव और सोनिया को बात करते हुए सुना। मॉम को इतनी खांसी है, मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे आरव को इन्फेक्शन ना हो जाए। और फिर जब से मॉम आई है, प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं रही। वैसे भी ये घर छोटा है, आरव बड़ा हो रहा है, उसे भी तो एक कमरा अलग से चाहिए होगा। राघव, मुझे लगता है अब मॉम को ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि हम उनकी देखभाल कर सके। वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लगता है तुम ठीक कह रही हो सोनिया। मैं आज ही ओल्ड एज होम मैनेजर से जाकर बात करता हूँ। ये सुनते ही कस्तूरी की रुआई फूट पड़ी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि उसका बेटा उसे ओल्ड एज होम भेजने के लिए तैयार है। जिस बेटे के लिए वो सारी उम्र मर्दों के सामने नाचती गाती रही, आज वही बेटा माँ का त्याग भूल गया। खुद अपने पेट में गांठ लगाकर भूखी पड़ी रही और अपने हिस्से का निवाला उसे खिलाया। आज वो मुझे फालतू चीज समझकर ओल्ड एज होम भेजने की सोच रहा है। माँ बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर देते हैं, लेकिन औलाद को आज एक पेट भी भारी है। सच में वक्त बहुत बदल गया है। ये सोचते हुए सीना दर्द से फटने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी।
ये देखकर राघव और सोनिया दौड़े, मगर तब तक कस्तूरी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसने अपने बहू बेटे को समय के हवाले कर दिया। क्या पता कल उनका बेटा भी उन्हें ओल्ड एज होम भेज दे, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। ना जाने उसने कौन सी मनहूस घड़ी में इस घर में कदम रखा था। घर से जैसे खुशियां ही चली गई। जब सबके घर ढोल नगाड़े बजते हैं तो मेरे दिल पर सांप लौटते हैं। क्या हमारे घर में ही लड़कियों की लाइन लगी थी? दया गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। रीमा भी आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करती। उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बिमला पर बरस पड़ी। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना बेटियां पैदा की है। मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं अपनी बेटियों के लिए आपके मुंह से इतना कुछ सुनती हूँ। तो चली क्यों नहीं जाती अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से? मैं विक्रम की दूसरी शादी कर दूंगी। क्या पता दूसरी बहू ही मुझे पोते का सुख दिखाए। ये सुनते ही रीमा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से विक्रम भी चला गया। वो रीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन 3 बेटियों के होने से वो भी बहुत दुखी था। रीमा को रोता देख वो उसके पास गया और उसे चुप कराते हुए बोला, कब तक आंसू बहाओगी? अब चुप भी हो जाओ। चलो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता इस बार बेटा ही हो जाए। रीमा रोते हुए बोली, बस कीजिए, मैं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ जो हर साल बच्चे पैदा करूं। और क्या गारंटी है कि इस बार लड़का ही होगा? जाओ कर लो दूसरी शादी। मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो रीमा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर विक्रम ने रीमा को गले से लगा लिया और रीमा फिर से हालातों के सामने झुककर फिर एक बार बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई। 9 महीने बाद। इस बार तो बहू का पेट बहुत चढ़ा हुआ है। इस बार तो गारंटी से पोता ही होगा। अरे विक्रम, तैयारी कर ले। ढोल वाले से कह कि बेटा होते ही मोहल्ले में ढोल बजाना शुरू कर दे। और हलवाई से भी कह पूरे 51 किलो के लड्डू बनाकर रख ले। मैंने मन्नत मांगी है, इस बार बहू को अपना रानी हार तोहफे में दे दूंगी। बस जल्दी से वो घड़ी आ जाए कि मेरा पोता मेरी गोदी में हो। रीमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इस बार अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। तीनों बेटियां अपने होने वाले भाई के इंतजार में हॉस्पिटल के बाहर अपनी दादी और अपने पिताजी के साथ खड़ी थी। आंखों में एक अनोखा इंतजार था। कुछ देर बाद नर्स रीमा से बोली, सुनिए, तुमने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने अस्पताल आने से पहले अपने सास को कहते हुए सुना था कि इस बार उम्मीद टूटी तो वो बच्ची को मरवा देगी और रीमा को घर से निकाल देगी। वो बात याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे तुम तो रोने लगी। क्या तुम इतनी प्यारी बेटियों के आने से खुश नहीं हो? मेरे खुश होने से क्या होगा? अगर मेरी सास को पता चला कि मुझे जुड़वा बेटियां हुई हैं, तो वो इन बच्चियों को मरवा देंगी और मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अब मैं क्या करूंगी? सिस्टर, प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बाहर मेरी 3 बेटियां खड़ी है, किसी तरह उन्हें अंदर बुला लो। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाऊंगी और कहीं दूर जाकर अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूंगी। लेकिन ऐसा करने से मेरी नौकरी जा सकती है और ऐसा ना करने से मेरी बेटियों की जान जा सकती है। नर्स बिना कुछ कहे बाहर चली गई और बाहर आकर विक्रम से बोली, तुम्हारी बीवी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है और खुद भी अंतिम सांसें ले रही है। ऐसे में वो आखिरी बार अपनी 3 बेटियों से मिलना चाहती है। ऐसा सुनकर विक्रम अंदर की तरफ दौड़ा, लेकिन नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। पहले बेटियों को जाने दो, उसके बाद आप मिल लेना। नर्स बच्चियों को लेकर अंदर चली गई। विक्रम बाहर खड़ा आंसू पोंछ रहा था। बिमला बोली, अरे चुप कर, क्यों रोता है? अच्छा हुआ बच्ची पैदा होते ही मर गई, वरना ये हत्या हमारे सर लगती। रीमा को भी कुछ हो गया तो तू चिंता ना कर, महीने भर में ही दूसरी बहू ले आऊंगी। माँ बस भी करो। वहाँ रीमा जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम, छी, कैसी माँ हो तुम। मौके की नजाकत देखकर बिमला चुप रह गई। उधर रीमा नर्स की मदद से दूसरे रास्ते से अपनी 5 बेटियों को लेकर अस्पताल से चली गई। नर्स कुछ देर बाद बोली, अरे मैं तो दूसरे पेशेंट को देखने चली गई थी, लेकिन बेड पर तुम्हारी पत्नी है ना बच्चे। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने इधर उधर ढूंढा, लेकिन रीमा मिली न 3 बच्चियां। कई दिन बीत गए, लेकिन उन तीनों का कहीं पता नहीं चला और अंत में विक्रम ने थककर ढूंढना ही छोड़ दिया। रीमा अपनी 5 बेटियों को लेकर रेल में चढ़ गई। उसकी नवजात बच्चियों को देखकर रेल में बैठे लोगों को उस पर दया आई और उसे बैठने के लिए जगह दे दी। रेल के डिब्बे में बैठी हुई एक औरत ने पूछा, लगता है बच्चियां आज ही पैदा हुई है और तुम इन्हें इस हालत में लेकर कहाँ जा रही हो? रीमा ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर डिब्बे में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा की बड़ी बेटी गुंजन बोली, माँ,
बहुत भूख लगी है। दूसरी बेटी कोमल बोली। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तीसरी बेटी तनु तो भूख के मारे अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। रेल में बैठे हुए कुछ लोगों ने उन्हें अपना खाना दे दिया। कुछ लोगों ने टिकट के लिए पैसे भी दिए, लेकिन उसे जाना कहाँ था, उसकी मंजिल कहाँ थी, उसे कुछ नहीं पता। कहीं दूर जाकर वो रेलगाड़ी से उतर गई। अब अपनी बेटियों के पेट भरने के लिए उसे कुछ काम करना था। वो एक होटल पर जाकर बोली। मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी काम करने की हालत नहीं थी और गोद में 2 बच्चे। वो बोला, ऐसी हालत में क्या तुम काम कर पाओगे? मालिक, मैं कोई भी काम कर लूंगी। मेरे बच्चों को कुछ दिन बस पेट भर खाना मिल जाए, उसके बाद मैं और कोई काम खोज लूंगी। होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। जब तक वो बर्तन साफ करती, तब तक दोनों जुड़वा लड़कियां रिद्धि और सिद्धि को गुंजन और कोमल संभालती। मालिक उसे दूध भी देता और खाना भी, साथ में दिन के 20 रुपए भी। लेकिन 20 रुपए में गुजारा नहीं था। रात तो फुटपाथ पर गुजर जाती थी और दिन होटल में। पूरे महीने काम करके रीमा ने 620 रुपए जोड़े। उसने सोचा कि क्यों ना इन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूं। 620 रुपए की रीमा ताजा हरी सब्जी लेकर आई, जो करीब 1000 रुपए की बिक गई। अगले दिन वो 1000 रुपए की सब्जी खरीद कर लाई, जो 2000 में बिक गई। माँ, ये बहुत अच्छा किया जो आपने सब्जी बेचनी शुरू कर दी। अब हमें तंगी में दिन नहीं गुजारने होंगे। यहाँ फुटपाथ पर सब्जियाँ खूब बिकती है, इसलिए आप और ताजा ताजा सब्जियाँ लाया करो। बस कुछ दिन का कष्ट और है मेरी बच्ची, फिर हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और सरकारी अफसर बनाऊंगी। मैं समाज के उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मैं उन्हें ये साबित करके दिखाना चाहती हूँ कि बेटियां बेटों से बेहतर हो सकती है, अगर उन्हें किसी का सहारा मिले तो। गुंजन, कोमल और तनु रीमा के गले लगकर बोली, हमारी अच्छी माँ, हम पढ़ेंगे और एक दिन खूब बड़ी अफसर बनेंगे। वक्त गुजरता गया। रीमा अच्छे से सब्जी बेचना सीख गई। बच्चियां बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब उनका खुले में रहना ठीक नहीं था। इसलिए रीमा ने एक कमरा किराए पर ले लिया और अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने बिठा दिया। एक दिन मकान मालकिन पुष्पा बोली, अरे रीमा, तुम कैसे कैसे सब्जियां बेचकर गुजारा कर रही हो? फिर इन लड़कियों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत? अरे चूल्हा चौका सिखाओ, इनके काम आएगा। कौन सा इन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? बस मेरी बच्चियां इसी मेहनत और लगन से पढ़ती रहे दीदी, फिर इंजीनियर और डॉक्टर क्या, मैं इन्हें कलेक्टर और पायलट बनाऊंगी। पुष्पा हंसते हुए बोली, कलेक्टर और पायलट, मुंह और मसूर की दाल। ये सुनकर रीमा को बुरा तो लगा, लेकिन उस समय उसे चुप रहकर कुछ करके दिखाना था। बस वो सही समय पर ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहती थी। रीमा सब्जियां बेचकर अपनी बेटियों की पढ़ाई के पीछे पैसे लगाती रही। रिद्धि और सिद्धि भी 7वीं कक्षा में आ चुकी थी। एक दिन गुंजन बोली, माँ, कभी पिताजी की याद नहीं आती? रीमा मुस्कुराते हुए बोली, आती है, लेकिन उन यादों का क्या जो केवल तकलीफ देती है। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम सरकारी अफसर बनकर मेरे साथ वापस अपने घर चलोगी। माँ, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। पीछे पीछे कोमल, तनु और रिद्धि सिद्धि भी बोली, हाँ माँ, वो समय बहुत जल्दी आएगा। रीमा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका माथा चूम लिया। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, आखिर हम लोग कब तक इस छोटे से किराए के घर में रहेंगे? माँ, हमारे पास भी तो एक बड़ा सा अपना घर होना चाहिए। तुम फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा सपना बड़े घर से भी कई गुना बड़ा है। कुछ समय बाद गुंजन ने 12वीं की परीक्षा टॉप करके यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। कोमल का शुरू से ही पायलट बनने का ख्वाब था और गुंजन तो बचपन से अब तक प्लास्टिक की गुड़ियों को सुई लगाती आई है। इसीलिए सब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। तीनों लड़कियों के दिन रात पढ़ने में गुजर जाते। बस उनके दिमाग में जुनून था कि उन्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है, और यह सपना केवल सब्जियां बेचकर पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन तीनों बहनों ने बचे हुए समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और एक दिन उनकी मेहनत इस तरह रंग लाई, गुंजन कलेक्टर, कोमल पायलट और तनु डॉक्टर बन गई। रीमा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस दिन को देखने के लिए उसने अपने सारे सुख त्याग दिए, और आज जब ये दिन आया तो वो इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त करती। माँ, अब रोती ही रहोगी या हमें आशीर्वाद भी दोगी? हमने आपका सपना पूरा कर दिखाया है। अब रिद्धि और सिद्धि की बारी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और रही बात रिद्धि सिद्धि की, वो भी एक न एक दिन जरूर काबिल हो जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। और कुछ सालों बाद रिद्धि सिद्धि ने भी 12वीं के बाद एसआई की तैयारी शुरू कर दी, और एक दिन वो भी सब इंस्पेक्टर बन गई। अब समय आ गया था कि रीमा अपनी बेटियों को सरकारी वर्दी में उनके पिता और उनकी दादी के पास लेकर जाए। रीमा अपनी बेटियों के साथ वापस अपने घर पहुंची
तो देखा कि दया एक टूटी सी चरपाई पर पड़ी जिंदगी से छुटकारा पाने की लड़ाई लड़ रही है। घर आज भी ऐसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी, लेकिन आज बहुत खाली और पुराना सा लग रहा था, जैसे बरसों पहले घर की रौनक चली गई हो। रीमा को देखते ही दया चरपाई का सहारा लेकर उठती हुई बोली, रीमा बहू, तुम जिंदा हो? माँ जी, ये क्या हालत की गई है आपकी? और आपका बेटा कहाँ है? सब कर्मों का फल भोग रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जबरदस्ती विक्रम की दूसरी शादी करा दी, लेकिन वो कुछ दिन बाद ही घर से सारा रुपया, पैसा और जेवर लेकर चली गई और मेरे विक्रम पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस ठोक दिया। बदचलन थी। विक्रम ने सुधारने की कोशिश की तो उस पर जान से मारने का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। ये तो बताओ, तुम इतने दिन कहाँ रही और ये सरकारी वर्दी वाली लड़कियां कौन हैं? माँ जी, ये मेरी वही बेटियां हैं जिनकी वजह से आपने मेरी होने वाली बेटी को मारने और मुझे घर से निकालने के लिए सोच लिया था। उस समय मुझे मरी हुई बेटी नहीं बल्कि जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। इनकी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से अपनी बेटियों को लेकर भाग जाना पड़ा। आज मेरी 5 बेटियां सरकारी अफसर है। क्या सरकारी अफसर? अरे मेरी बत्ती मारी गई थी जो मैं पोते की चाह करती रही। आज इसी गलती की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। मेरी बहू घर से दूर और विक्रम जेल में चला गया। मुझे माफ कर दो बहू। दादी, माफ तो आपको भगवान करेगा, लेकिन आपकी वजह से जो कष्ट हमने और हमारी माँ ने भोगा है वो माफ करने लायक नहीं है। ये कहकर वो विक्रम के पास पहुंचे। 5 बेटियों की पहुंच ऊंची थी, इसलिए उन्होंने उसे जेल से निकाल दिया। रीमा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। माँ ने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी। आज मुझे अपनी 5 सरकारी बेटियों पर गर्व है। भागीदार तो तुम भी बराबर के थे विक्रम। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें भी तो बेटा चाहिए था ना, वरना तुम उनका विरोध करके मेरा साथ दे सकते थे। मैंने अकेली होकर भी अपनी बेटियों को सरकारी अफसर बना दिया। उस समय तुम मेरे साथ नहीं थे। इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा। तुम्हारी शिकायत जायज है रीमा, तुम सब जो सजा देना चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब हम एक साथ रहेंगे अपने घर में। सब कुछ भूल जाना आसान नहीं था, रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं ये नहीं कर सकती। मेरी बेटियों की सरकारी नौकरी है, इसलिए वो गांव में नहीं रह सकती। मुझे मेरी बेटियों के साथ जाना होगा। रीमा अपनी बेटियों के साथ चली गई और फिर विक्रम भी अपनी माँ के साथ उनके पास चला गया। जीवन में संघर्ष खत्म हो चुका था। अब वो दोनों अपनी सरकारी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।